यही टेंशन इधर जाएगा, यही टेंशन इधर आएगा, यही टेंशन इधर जाएगा, यही टेंशन इधर आके बोर्ड को देखो खींचेगा। मतलब तुम इधर खींचोगे तो बोर्ड आगे जाना चाहेगा, बोर्ड आगे जाना चाहेगा, बट बोर्ड और फ्लोर के बीच में एक फ्रिक्शन है जिसके वजह से इधर पे कितना मैक्सिमम लगाओ, ये टी को कितना मैक्सिमम लगाओ ताकि ये अभी भी रुका हुआ हो। मतलब इधर पे पूरा मैक्सिमम वाला जब लगाओगे तभी तो होगा। इधर टी मैक्सिमम लगा दो तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, तभी क्या होगा, तुम्हारा बोर्ड मूव नहीं करे। समझ आ गया? तो मतलब ये जो है ये तो हॉराइजॉन्टल वाला है, ये हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इसका फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम जो है ना वो कौन सा नॉर्मल के लिए लगेगा? देखो ये बोर्ड इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, तो इस बोर्ड में जो फ्रिक्शन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा नॉर्मल के लिए लगेगा? तो आंसर इज ये जो नॉर्मल है ना इसके वजह से लगेगा। ये तुम्हें याद रखना है। तो बच्चों आज फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ढेर सारा टाइप ऑफ वेरिएशन का कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग 2 टॉपिक भी आज हम लोग खत्म करेंगे। एक का नाम होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा का नाम होगा एंगल ऑफ रिपोज। तो दोनों चीज को हम लोग समझेंगे, और तुम्हारा रिपोज एंगल के साथ तुम्हारा क्या होता है, फ्रिक्शन का एक ग्राफ भी बनता है, वो ग्राफ को समझाऊंगा कि कैसे वो ग्राफ बनता है। और साथ में हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड किताबों का है, जो तुम डायरेक्ट समझ नहीं सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा लगेगा उसमें दिमाग, ठीक है। और साथ में मैंने बताया था कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स अगर है हमारा, जो भी क्वेश्चंस तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक का रह गया था, वो भी मैं इधर पे आज के लेक्चर में 1-2 करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट कल के लेक्चर में भी 1-2 करवा दूंगा। ऐसे कर करके मैं जो लेफ्ट ओवर टॉपिक का जो अच्छा क्वेश्चन रह गया था वो भी करवा दूंगा बीच बीच में, ठीक है। और साथ में कुछ PYQs भी हम लोग आज कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ने फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बनाया था। आज हम लोग रिपोज एंगल वर्सेस फ्रिक्शन वर्सेस रिपोज एंगल का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर देख के ये लेक्चर देखना, तो ही जाके तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि आज हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन ही करेंगे और साथ में 2 टॉपिक करने वाले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। और लेक्चर का पहला वाला ही क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको निकालते। तुम्हें यह बताना है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a frictional surface with mu s। मतलब क्या बताया गया है कि इसका जो सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू एस, ठीक है। ये बताया गया। मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक। इस ब्लॉक को मूव अगर करना है तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था मिनिमम फोर्स मतलब ही हो जाएगा मिनिमम हम कितना फोर्स लगाते हैं, मिनिमम फोर्स। ये दोनों चीज मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नोट कर लो, मैं बता रहा हूं। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, अगर किसी ने तुम्हें पूछ लिया तो इसका आंसर तुम्हारा पास क्या होगा, एफएस मैक्सिमम वाला ही होगा। और किसी ने अगर तुम्हें यह भी पूछ लिया कि मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड so that body is in equilibrium, बॉडी अभी भी मूव नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी रहना है, मतलब रेस्ट में अगर बॉडी रहना है, रेस्ट इक्विलिब्रियम इधर पे मतलब रेस्ट, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो तुम्हारे पास उसका भी आंसर एफएस मैक्सिमम ही आता है। वो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। लास्ट क्लास में पूरा लेक्चर अगर सुन के आओगे तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितना मिनिमम फोर्स लगाना है। तो इधर पे एक टाइप ऑफ आंसर जो आएगा वो मैं इधर पे दिखा देता हूँ सबसे पहले, कि कोई डायरेक्ट बता देंगे सर मैक्सिमम फोर्स चाहिए ना, हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए, मैक्सिमम फोर्स या क्या चाहिए हमें, मिनिमम फोर्स। तो ये वाला चीज से हमें चाहिए। तो ये वाला फोर्स का जो आंसर आता है सर वो एफएस मैक्स होता है। तो इधर पे जो आंसर आएगा वो एफएस मैक्स हो जाएगा, और एफएक्स मैक्स सर इधर पे होगा म्यू इंटू एन। और आपने बताया था इसका जो मास है वो है m, और इसका जो नॉर्मल हो जाएगा वो mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम फोर्स हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर पे इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन बताया नहीं तुम्हें कि फोर्स किस तरफ तुम लगा रहे हो, वो पता है क्या तुम्हें, फोर्स का डायरेक्शन ही नहीं बताया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये इधर पे तुम्हें समझना है कि इधर पे तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन नहीं बताया गया कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। इसके वजह से तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन इधर पे वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें बताया गया क्या इधर पे फोर्स लग रहा है तो मिनिमम बताओ,
इधर पे अगर फोर्स लगता और मिनिमम पूछता तो आंसर ये होता, करेक्ट है। लेकिन जो तुम्हारा फोर्स है उसका डायरेक्शन बताया नहीं गया है, इसका मतलब हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, कोई एंगल में पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इधर पे वेरिएबल है, इस थीटा को भी अभी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इधर पे कोई तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं बताया था, इसलिए ये आंसर इस बार आंसर नहीं आएगा। अगर ये फोर्स बताया दिया रहता, मतलब तुम्हारा जो फिगर है उसमें अगर ये फोर्स ऐसे इंडिकेट करके रखता तो तुम्हारा आंसर ये हो जाता कि मिनिमम इतना लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। बट ये तो बताया नहीं गया है, तो इसका मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कोई एक डायरेक्शन ले लो, थीटा, यार थीटा इज वेरिएबल, और तुम्हें ये पता होगा कि इसमें जो लगने वाला है वो लगने वाला है mg, और ये अगर mg लगने वाला है तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगने वाला है, नॉर्मल लगने वाला है। ठीक है, तो इधर से अगर तुम इक्वेशन लिखोगे, अभी देखो काम इधर पे कर रहा हूं मैं, बाकी सब काम नहीं कर रहा हूं, इधर पे काम कर रहा हूं अभी। ठीक है, इधर पे अगर देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं कि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और नॉर्मल के साथ साथ देखो और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ साइन थीटा। कितना लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है। और नीचे अगर देखोगे ना तो mg के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है, वाई एक्सिस में तो ये इक्विलिब्रियम में। तो इधर से क्या n का वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, mg माइनस एफ साइन थीटा करके, यस निकाल सकता हूं, तो निकाल लिया मैंने। n हमारे पास आ गया है, हमें चाहिए देखो हमारे पास अगर तुम देखोगे ना तो अप्लाइड फोर्स हमारे पास है, अप्लाइड फोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसके वजह से ये मूव हो सकता है, दैट इज एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसके वजह से यह मूव हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, और अगर तुम देखोगे तो हमारे पास एफ एस मैक्स कितना है, वो तो अभी निकाल के दिखाया था उधर पे कि सर म्यू एस, बट इधर पे अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल नॉर्मल कितना है, नॉर्मल तो ये है इस बार mg माइनस एफ साइन थीटा। तो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास एफ एक्स मैक्स, और ये है अप्लाइड फोर्स। और एफ एस मैक्स और अप्लाइड फोर्स जब बराबर हो जाएगा तभी तुम्हारा क्या होगा, तभी हमें मिल जाएगा मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि, इसका मतलब ये हो चुका है कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स मिनिमम हमें एफ एस मैक्स के बराबर लगाना पड़ेगा, सो दैट ये क्या हो जाए, मूव हो जाए। अप्लाइड फोर्स अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वजह से देखना है तो वो कितना था, सॉरी ये था एफ कॉस थीटा था, कितना था, एफ कॉस थीटा था। और एफ एस मैक्सिमम जो आया था हमारे पास वो आया था म्यू एस, और ये आया था एन नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू कितना आया था, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, इतना में समझ आ गया। इधर से हमें निकालना है कि एफ का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो इधर से एफ को पहले एक साइड में कर दो, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको अगर मैंने तोड़ दिया तो म्यू एस एम जी आ जाएगा, म्यू एस एम जी आ जाएगा, और साथ में ये म्यू एस एफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर एफ कॉस थीटा और इस चीज को एक साइड में लिख लो, दैट इज म्यू एस एफ साइन थीटा को अगर एक साइड में लिख लोगे तो तुम्हारे पास रह जाएगा म्यू एस एम जी। ठीक है, म्यू एस एम जी रह जाएगा। इधर से अगर तुम देखोगे एफ को कॉमन ले लेना, और कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू एस, गलत लिख दिया, यस म्यू एस साइन थीटा भी रहेगा। ठीक है ना, और इस साइड रहेगा म्यू एस एम, देख लेते हैं एक बार, सब कुछ सही लिखा गया, नॉर्मल का वैल्यू सही लिखा ना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, नॉर्मल का वैल्यू mg माइनस एफ साइन थीटा, एफ अप्लाइड एफ कॉस थीटा। चलो इधर देख लेते हैं, एफ अप्लाइड एफ कॉस थीटा लिखा, नॉर्मल का वैल्यू mg माइनस एफ साइन थीटा, तो ये आने वाला है तुम्हारा। बट हमें तो एफ का वैल्यू चाहिए ना, तो एफ इधर से तुम देख सकते हो, एफ जो आया है वो आया है म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई, इस जगह पे देख सकते हो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और हमें जो चाहिए, हमें ये एफ, देखो ये एफ आया है, बट ये एफ का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये जो भी एफ आया है ना इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम। इसका मिनिमम वैल्यू तभी आएगा ना जब इसका डिनोमिनेटर में जो भी चीज है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब एक्चुअली हमें चाहिए कि देखो देखो ये मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा। नीचे अगर मैक्सिमम होगा तो ही तो ऊपर मिनिमम होगा ना, तो इसको हमें मैक्स करना है। मतलब हमें कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मैक्सिमम करना है,
और मैक्सिमम करने के लिए तुम्हें पता है कि इधर पे क्या कर सकते हो तुम, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमा का यूज कर सकते हो। वो भी मैं करके दिखा दूंगा, बट तुम्हें एक्चुअली इधर पे जो याद आना चाहिए, नीट के स्टूडेंट को भी याद आ जाना चाहिए, जेई के तो पक्का आ जाना चाहिए, कि हमारे पास सर ने बेसिक मैथ्स में सिखाया था, सर ने सिखाया था बेसिक मैथ्स में सिखा दिया था कि कोई भी अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फंक्शन है, लेट्स से वाई इक्वल टू दिस, तो वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू सर ने डायरेक्ट सिखा दिया था, दैट इज प्रूफ करके सिखाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इसके सामने जो कोफिशिएंट होता है ना उसका स्क्वायर होता है मैक्सिमम। मतलब अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आना चाहिए बोलो, वाई जो हमारे पास अभी दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा दिया हुआ है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए ना वो डायरेक्ट इसका मैक्सिमम, मतलब ये चीज का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा, इसको हटा के जो इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूँ वो डायरेक्ट 1 प्लस, देखो कॉस के आगे में 1 है और साइन के आगे में म्यू है, तो 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये डायरेक्ट तुम्हें बोलना चाहिए, ये डायरेक्ट तुम्हें दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका जो वैल्यू आना है ये आना है, तो वाई मैक्स इतना आना है। चलो देख लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करके, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर मैक्सिमम होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वाई मान लेते, चलो इसको वाई मान लेते, और वाई इज इक्वल, कैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कैसे देखते हैं हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा, थीटा इज द वेरिएबल हेयर, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और इधर पे देखो म्यू एक कांस्टेंट है बाहर जाएगा, और साइन थीटा का तुम्हें पता है कि कॉस थीटा आने वाला है, साइन थीटा का तुम्हें क्या पता है कॉस थीटा आने वाला है, और इक्वल टू डायरेक्ट 0 कर दो, तो इधर से क्रिटिकल पॉइंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो इधर पे तुम्हें दिख रहा है क्या कि टेन थीटा के बराबर आ गया तुम्हारा म्यू, मतलब थीटा का एक ही वैल्यू आया है, दैट इज म्यू एस, लिख देता हूँ क्या हर जगह म्यू एस, ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 10 इनवर्स म्यू एस, मतलब ये आज के लेक्चर में भी समझ आएगा, आज के लेक्चर में भी ऐसा ही एक दो बार आएगा ऐसा ही कुछ, ठीक है, बट इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी तुम देखो इधर पे जो थीटा आ रहा है वो 10 इनवर्स म्यू एस आ रहा है, मतलब इतना एंगल में अगर तुमने फोर्स को अप्लाई किया, दिस इज द एंगल एट विच एफ टू बी applied so that block will be in motion, ठीक है। जस्ट मतलब अभी तक मोशन नहीं हुआ है, विल बी इन मोशन, मतलब इधर पे लिख सकते हैं so that एफ मैक्सिमम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ अप्लाइड। ये चीज होने के लिए हमें थीटा कितना अप्लाई, कौन सा थीटा में एंगल, कौन सा एंगल में हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 10 इनवर्स म्यू एस, ठीक है। बट हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए था, फोर्स का मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू, अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो ये तो एंगल हमें मिल चुका है, या तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस मिल चुका है, तो टेन थीटा इक्वल टू अगर म्यू एस मिल चुका है तो मतलब ये जो हमारा इक्वेशन आया है, देखो आंसर यही आने वाला है जो कि मैंने तुम्हें पहले ही प्रिडिक्ट करवा दिया है। तो ये जो y है इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये जो मैंने y लेट करके पकड़ा, ये y इक्वल टू कितना था, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही तो था। इधर पे हमें ये भी पता चल गया कि क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है 10 इनवर्स म्यू, या तो इसको टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस लिख के मैं भी क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए y का मैक्सिमम वैल्यू। कोई सोच रहा होगा सर ने इधर पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चेंज नहीं किया, डायरेक्ट मैक्सिमम बता दिया। देखो एक ही क्रिटिकल वैल्यू एक ही आया ना, थीटा का एक ही वैल्यू आया है, तो थीटा का एक ही वैल्यू में, और अगर क्वेश्चन में तुम्हें मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब ये एक ही एंगल आया है तो इसमें मिनिमम ही मिलने वाला है, मतलब इसके लिए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कर रहे हैं ना, तुम्हारा एफ मिनिमम तब होगा जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू के लिए एक ही एंगल आया है dy बाई डी थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब उस थीटा में ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बताया दिया है। तो मतलब y अगर मैक्स चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
हमें चाहिए होगा cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू। tan थीटा अगर इतना है तो cos थीटा और sin थीटा नहीं निकाल सकते हो। ये अगर थीटा है, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस बाई 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू एस, ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इधर से sin थीटा निकाल सकते हो, cos थीटा भी निकाल सकते हो। sin थीटा आ जाएगा तुम्हारा म्यू एस डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। और cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा बेस मतलब 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है। तो हमें बस इधर पे रखना है, तो हमारा y जो मैक्स है वो मिल जाएगा हमें, जो मैंने पहले बताया था वही आंसर आ जाएगा, दैट इज cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना आया था 1 बाई, cos थीटा का वैल्यू कितना आया था 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू कितना आया था म्यू एस रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, ये आ जाएगा नीचे, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। सही है ना, यही आने वाला है। एलसीएम मैंने ले लिया ये, और ऊपर में ये आ गया। तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये ऐसा कुछ आ गया ना, a डिवाइडेड बाई रूट ए, ऐसा कुछ नहीं आ गया, a डिवाइडेड बाई रूट ए, ऐसा टाइप में आ गया ना, ये a हो गया, ये रूट ओवर a हो गया। तो तुम्हें क्या बताया कि a टू दी पावर 1 और ये हाफ ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, तो इस जगह पे हमें मिल जाएगा a टू दी पावर हाफ। तो इसका मतलब ये जो भी चीज़ है इसका कितना हो जाएगा रूट में आ जाएगा। ये देखो, ये डिवाइडेड बाय ये, अगर इधर पे रूट से इसको अगर रेशनलाइजेशन कर लोगे तो भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा, दैट इज दिस। ठीक है, तो हमारा जो y मैक्स आ गया वो इतना आ गया। देयरफॉर जो तुम्हारा f मिनिमम था वो कितना आ गया, f मिनिमम हमारे पास जो था, f मिनिमम अगर चाहिए तो हमारे पास f मिनिमम का जो केस था वो था हमारे पास म्यू एस एम जी, और डिवाइडेड बाई जो भी तुम्हारा फंक्शन था, ये फंक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू यूज करना था, और इसका मैक्सिमम वैल्यू आया है 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। ये तो पहले ही मैंने बता दिया था, बस तुम्हें कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में इसका पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, और तुम बोलोगे सर ने तो इतना इजीली सॉल्व करवा दिया, ये कैसे हो गया। ठीक है, या तो डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करो, या तो तुम्हें रिजल्ट अभी खुद से फिर से बनाना पड़ेगा। ये सब बना के मैंने तुम्हें ये रिजल्ट लिखा के दिया था, अगर ये सब याद नहीं है तो ये सब फिर से तुम क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें आता है मैथ्स, थोड़ा बहुत मैथ्स अगर आता है तो आराम से इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे। चलो अभी ये 60 डिग्री में ये तुम्हारा आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आईआईटी में आया था, शायद 2011 या 2012 में आया था। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, तो इसमें इतना ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये √3 kg दिया हुआ है, तो इधर पे √3 kg लिख देंगे। और तुम्हें पता है कि √3 ये होने से, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया था ना लास्ट क्लास में, तो ये आ जाएगा √3g, और ऊपर में आ जाएगा एक नॉर्मल। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था, मैंने बताया था कि ये फोर्स को आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ये फोर्स को आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हेड है, ये 60 डिग्री का हेड है, हेड के साथ 60 डिग्री बना हुआ है, तो तुम्हें हमेशा टेल के साथ एंगल चाहिए होता है। तो ये अगर 60 होगा तो ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस एफ का इस तरफ आ जाएगा cos 60, और इस एफ का इस तरफ आ जाएगा sin 60। ठीक है, तो नॉर्मल अगर तुम देखोगे ना, क्योंकि वर्टिकल कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू, वर्टिकल कोई मोशन हो नहीं रहा है तो नॉर्मल कितना हो जाएगा √3g प्लस एफ कितना है वो देख लो, एफ साइन 60 है वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3g, ठीक है, और ये आ जाएगा √3/2। ये आ गया तुम्हारा नॉर्मल का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम फोर्स। देखो फिर से आया, मिनिमम फोर्स कितना लगाओ कि ब्लॉक मूव हो जाए, तो मिनिमम कितना फोर्स लगाओगे, एफएस मैक्स शुड बी इक्वल टू म्यू एस एन, पहले कर लेते चलो। म्यू एस देखो इधर पे दिया हुआ है, म्यू एस कितना दिया हुआ है 1/2 √3 दिया हुआ है, देख लो 1/2 √3 दिया हुआ है। और एन अगर तुम देखोगे ना, एन दिया हुआ है √3g, कितना दिया हुआ है तो √3g प्लस √3/2, और साथ में एक एफ है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स कितना है इधर पे, कौन सा फोर्स के वजह से ये आगे जाएगा, तो अप्लाइड फोर्स है तुम्हारे पास इधर पे, अप्लाइड फोर्स है F cos 60।
एफ कॉस 60 मतलब f/2 कितना है, f/2। तो f/2 के वजह से ये आगे जाना चाहता है, ठीक है। तो इधर पे एक फ्रिक्शन लगाएगा, इधर पे एक फ्रिक्शन लगाएगा, तो f/2 के वजह से ये आगे जाना चाहता है, तो इधर पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा के उसको रोकना चाहेगा। जब जब तुम इधर पे मैक्सिमम लगा दोगे ना, इधर पे इसका मैक्सिमम के बराबर जब फोर्स लगा दोगे, तभी ये जस्ट अबाउट टू मूव आ जाएगा, जस्ट अबाउट टू मूव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जस्ट अबाउट टू मूव। मतलब ये अगर मिनिमम पूछा है, मैंने बताया था ना, मिनिमम अगर पूछा है तो हमेशा क्या करना है, एफ मैक्स के बराबर कर देना। तो हमेशा अप्लाइड फोर्स को हमेशा क्या कर दोगे, अप्लाइड फोर्स को तुम क्या कर दोगे, अप्लाइड फोर्स को हमेशा एफ एस मैक्सिमम के बराबर कर देने से जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगा, मतलब जस्ट अबाउट टू मूव। अभी मूव होगा नहीं, बट अगर इतना ही मिनिमम तुम्हें कम से कम लगाना पड़ेगा, इससे थोड़ा भी ज्यादा लगाओगे तो वो मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे एफ अप्लाइड अगर देखोगे तो f/2 आया है, और ये अगर तुम देखोगे तो कितना आया है, 1/2√3 आया है। और इधर पे देखो √3g, जी का वैल्यू 10 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो √3/2 f है हमारे पास। इधर पे √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट कर दो तो f इक्वल टू √3 कैंसिल होके इधर पे 10 आ जाएगा, √3 और √3 कैंसिल होके इधर पे f/2 आ जाएगा। तो इधर से तुम्हें दिख रहा होगा f माइनस f/2 इक्वल टू 10, तो इधर से दिख रहा होगा f/2 इक्वल टू 10, तो इधर से दिख रहा होगा कि मिनिमम तुम्हें f मिनिमम, यही मिनिमम फोर्स है कि कम से कम 20 न्यूटन तुम्हें इधर पे अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स आ जाएगा, और ये मूव करना स्टार्ट तो नहीं करेगा, बस जस्ट अबाउट टू मूव, और थोड़ा ज्यादा लगाओगे तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। ये बात है, जल्दी से इसको नोट कर सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो चलो आगे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। आगे चलो, देखो अभी तुम्हारे पास पुली के साथ हमने जितना भी क्वेश्चन किया था एनएलएम में, इनिशियल लेक्चर्स में, सबको हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन के साथ इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन के साथ अगर ऐसे, अगर हमारे पास दो क्या हो गया, एक पुली और दो मास अगर इधर पे सस्पेंडेड है, एक देखो टेबल पे रखा हुआ है और दूसरा देखो ऐसे सस्पेंडेड है, तो हमें चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, फाइंड द एक्सेलरेशन टेंशन ऑफ द सिस्टम एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। अच्छा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया है, मतलब ये मूव हो रहा है, ठीक है, और इसलिए एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, ठीक है, ये मूव हो रहा है। ये कंडीशन में तुम्हें समझना पड़ेगा, देखो तुम्हें ये समझना पड़ता है कि ये मूव हो रहा है क्या, तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आ रहा है, यस ये मूव हो रहा है, क्योंकि इधर पे काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक नहीं दिया है, मूव हो रहा है। तो अगर मूव हो रहा है तो एक्सेलरेशन, टेंशन सब कुछ बता दो तुम, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ बता दो। तो अगर ये मूव हो रहा है तो क्या मैं इधर पे, ठीक है, और आगे और क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या ये मूव हो रहा है, ये समझना पड़ेगा, अगर समझ जाओगे तो हो जाएगा। तो इधर पे देखो ये टेंशन टी इधर पे आएगा, इधर से कुछ हम लोग अभी डिराइव करेंगे, इसलिए मैं इधर पे दिखा रहा हूँ। ये टेंशन अगर इधर पे है तो पुली में किस तरफ टेंशन लगेगा, पुली में नीचे की तरफ टेंशन लगेगा, और ये टेंशन पुली में इस तरफ लगने वाला है, और ये टेंशन इधर पे अगर देखोगे तो इस तरफ लगने वाला है, ठीक है। और क्योंकि ये मूव हो रहा है, मतलब ये टेंशन के वजह से ही क्या हो रहा है, ये टेंशन के वजह से ही मूव हो रहा है, तो टेंशन के वजह से मूव हो रहा है, मतलब ये टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, तो पीछे की तरफ तुम्हारा क्या लग जाएगा, पीछे की तरफ इधर फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि ये मूव हो रहा है तो इधर पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट विल बी म्यू के इंटू एन, क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर ए एक्सिलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये भी ए एक्सिलरेशन से आगे आएगा, ठीक है। तो ये पहले जो m2 वाला है ना उसका इक्वेशन लिखो, तो क्या मैं लिख सकता हूं m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ठीक है। और उसके बाद मैं उसका इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज t माइनस एफ के लिख देता हूं पहले, t माइनस एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका m1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और मुझे एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों को जब तुम प्लस करोगे, प्लस, तभी तुम्हारा टेंशन कैंसिल हो जाएगा, और m2g माइनस एफ के इक्वल टू जब प्लस करोगे तो ये m1 प्लस m2 हो जाएगा, और इधर पे a आ जाएगा। देखो इधर से
फिर से हमने जो एनएनएम का जो इनिशियल लेक्चर्स में जैसे हम लोग ने निकाला था वही इधर पे देखना पूरा आ गया कि M2G माइनस एफ के आया है और डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे ना M1 प्लस M2 आया है। क्या तुम इधर से इसको ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते हो? देखो अभी मैं एफ के का वैल्यू रखता हूँ इधर, बट क्या इधर से तुम ऐसे नहीं कर सकते? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, यही नेट फोर्स है। ये नेट फोर्स क्यों है? क्योंकि ये मास के वजह से क्या हो रहा है, ये फोर्स के वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। मतलब ये ब्लॉक को अगर तुम देखो ना, ये ब्लॉक को देखना तो ये तो नीचे की तरफ M2G से खींच रहा है, ये एक्सटर्नल हो गया, ये M2G के वजह से नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, M2G के वजह से ये ब्लॉक को नीचे की तरफ ये ब्लॉक आना चाह रहा है, बट ये ब्लॉक बोलता है नहीं नहीं मेरे पास एक फ्रिक्शन है। तो जितना फोर्स देखो, नेट फोर्स कितना हो जाएगा M2G माइनस, क्योंकि ये सब इंटरनल है, टेंशन तो इधर इंटरनल है, तो M2G माइनस एफ के इक्वल टू डिवाइडेड बाई नेट मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ऐसा करके तुम्हें देखना है। और इधर पे अगर तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन का जो रियल जो तुम्हारा वैल्यू आया दैट इज M2G से वो नीचे जाना चाहता है, बट एफ के उसको क्या कर रहा है, एफ के उसको अपोज कर रहा है, और एफ के का वैल्यू तुम इधर पे लिख सकते हो। अच्छा एन, इधर पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा M1G और ये एन, तो इधर पे देखना म्यू के इंटू एन का वैल्यू तुम इधर पे M1G लिख सकते हो, ठीक है, तो इधर पे म्यू के M1G आ जाएगा और डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे तो M1 प्लस M2 आ रहा है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, बस हमें अभी टेंशन निकालना है और उसके बाद देखना है कि टेंशन पहले जैसा आ रहा है क्या, ठीक है। ये सब तो हो गया, तो टेंशन का वैल्यू निकालो, टेंशन जो टेंशन देता है तुम्हें वो टेंशन का वैल्यू निकालो, इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 में ही अगर डाल दोगे ना तो टेंशन इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर तुम देखोगे ना तो M2G माइनस M2A इजिकल टू टेंशन मिल जाएगा तुम्हें। तो M2 कॉमन ले लिया, G माइनस A आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंशन। इधर पे M2G माइनस एक्सेलरेशन का वैल्यू पूरा इधर पे डाल देना होगा, M2G माइनस म्यू के M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, जितना भी आए अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आ जाएगा तुम्हारा टेंशन का वैल्यू, ठीक है, जितना भी आए तुम आराम से निकाल सकते हो। देखो एक बार एक्सेलरेशन आ गया ना, टेंशन का वैल्यू निकालना इतना मुश्किल नहीं है, ये तो बस मैं ऐसे ही फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। अगर मेरे पास क्या आ गया, अगर मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया ना, तो एक्सेलरेशन आने के बाद में इसका इक्वेशन में बिठा दूंगा डायरेक्ट, इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ी बनाएंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सेलरेशन इसका उसमें बिठा देंगे, तो टेंशन इधर से आ जाएगा, सब कुछ दिया है, M2 वगैरह दिया रहेगा तो आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना लगा तो हमें पता ही चल गया, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी चाहिए था हमें, तो फ्रिक्शनल वैल्यू होगा इतना, ठीक है। तो सब कुछ इधर पे हमें मिल चुका है, दैट इज म्यू के M1G हो जाएगा इसका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो तीनों वैल्यू हमें इधर पे चाहिए था, तीनों वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया है, ठीक है। आगे चलो, फाइंड द एक्सेलरेशन टेंशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सब कुछ निकालना है। चलो पहले ये देखो, ये 20G नीचे लग रहा है, अभी तुम्हें समझना पड़ेगा, अभी तुम्हें बता के नहीं दिया, इधर पे अभी दोनों चीज दे के दिया, देखो म्यू एस भी दिया है, म्यू के भी दिया है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि ये मूव होगा या नहीं होगा, वो लोग भी तुम्हें अभी कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ये बता के दिया कि बताओ ये मूव होगा या नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इधर पे 20G कर दिया, मतलब 200 न्यूटन से इसको खींच रहे, ठीक है। तो इधर पे टेंशन अगर मैक्सिमम लगेगा तो 200 ही लगेगा, इधर पे अगर देखोगे तो इतना होगा, इधर पे अगर देखोगे इतना आएगा, तो इसमें अगर लगेगा तो टेंशन T इधर। अच्छा इसका एक बार इसका एक बार मैक्सिमम निकाल के देखो कितना आ रहा है, मतलब मैक्सिमम इसको कितना फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसने से ये आगे जाएगा मैक्सिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये आगे जाएगा। तो एफ एस मैक्सिमम अगर देखोगे इसका तो वो आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, म्यू एस अगर देखोगे तो कितना दिया हुआ है 0.5, और एन अगर देखोगे तो हमें ये इसका कितना एन आएगा 500 आएगा, 500, इसका एन कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500, तो ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 250 न्यूटन। तुम कितना से खींच रहे हो 200, और ये कितना से इधर से रोक रहा है, ये इसका मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है रोकने का, तुम 200 से खींच रहे हो, मैक्सिमम 200 से ही खींचोगे,
तो अगर तुम 200 से खींच रहे हो बट ये इधर से कितना अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, वो 250 लगा सकता है, बट तुमने 200 से ही खींचा। ठीक है, तो इधर से तुम्हें इधर पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सबसे पहले फास्ट फाइंड एफ मैक्स, हमेशा इधर पे एफ एस मैक्स को निकाल लेना, और उसके बाद तुम इधर पे देखना, देन लुक फॉर, ऐसे अगर क्वेश्चन आया, लुक फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इधर पे एक्सटर्नल फोर्स अगर देखोगे तो कितना है, इधर पे एक्सटर्नल फोर्स 200 है, तो 200 से इसको खींच रहा था नीचे, बट इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है 250, तो ये बताएगा कि अरे तू 200 लगा रहा है ना, तो मैं भी पीछे की तरफ कितना लगा दूंगा, 200 लगा दूंगा। तो ये इधर पे अगर तुम देखोगे तो इसका आंसर अगर हमें लिखना है, तो इसका आंसर में जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसमें, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 200, क्योंकि अभी भी ये स्टैटिक लग रहा है, ये अभी भी स्टैटिक कंडीशन में है, अभी भी ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में है, इसके वजह से तुम बोल सकते हो अभी भी कितना लग रहा है, इसमें अभी भी 200 न्यूटन लग रहा है। और साथ में अगर तुम्हें इसका क्या बताना है कि टेंशन कितना लग रहा है, तो अभी सब कुछ इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन कितना लग जाएगा, सब कुछ इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन को कितना लगना पड़ेगा, टेंशन को 200 न्यूटन ही लगना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना T इजिकल टू दिस, इसलिए तो T इजिकल टू दिस होगा, तो ही T 200 ओके इसको खींच रहा है, तो ये बोलेगा अरे 200, मेरा तो 250 मैक्सिमम है, तो मैं 200 पीछे की तरफ लगा दूंगा, तब पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर पे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, आसान क्वेश्चन है, तुम्हें बस समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे आगे चलो, इसको कॉन्सेप्ट बनाते, इसको बनाएंगे, इसको आराम आराम से बनाएंगे। देखो अभी बना रहा हूँ इसको मैंने बना के अभी क्या कर दिया, देखो ये 2, इसको 20 कर दिया, इसको 10 कर दिया। ठीक है, अब सुनो, इसको 20 कर दिया ना, तो नीचे की तरफ कितना लगने वाला है, 200 न्यूटन लगने वाला है, नीचे की तरफ कितना लगने वाला है, 200 न्यूटन। अच्छा ठीक है, इसका टेंशन बता दो मुझे, टी लगने वाला है, इसमें टेंशन देखो पुली में नीचे की तरफ, और पुली में साइड की तरफ, और इसमें टेंशन देखो आगे की तरफ लगेगा। ये सब समझ आता है कि नहीं हमें, ये आता है। सबसे पहले इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते, चलो इसका सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेंगे। इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा ना, वो तो आता है म्यू एस इंटू एन। ठीक है, तो इसका म्यू एस कितना है वो देख लो, म्यू एस तो 0.5 है अभी भी, और एन अगर इसका देखोगे ना, तो एन कितना है इसका, वो भी बता दो मुझे। एन अगर देखोगे ना, इसका तो 100 ही आने वाला है, देखो इसका एन कितना आएगा, 100 तो आएगा। ठीक है, 100 आ गया, तो 50 मैक्सिमम, ये 50 न्यूटन लगा सकता है। तुम इसको 200 से पीछे खींच रहे हो, 100, और अच्छा ये भी 200 है, ये भी 200 है, देखो कितना मस्त है। तो तुमने क्या किया, इसको 200 से इस तरफ खींच रहे हो, और तुम 200 से इसको इस तरफ भी खींच रहे हो, तो क्या ये मोशन में जाएगा, तो सबसे पहली बात, ये तो मोशन में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इधर पे देखो ये ब्लॉक है जिसका टेंशन 200 आ गया, सर ये टेंशन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, अरे टेंशन चेंज होगा जब पूरा सिस्टम चलना स्टार्ट होगा, पूरा सिस्टम अभी चला ही नहीं, पहले देखना पड़ेगा पूरा सिस्टम चल रहा है कि नहीं। ठीक है, पहला वाला भी क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि टेंशन अगर 200 हो जाता है तो देखो क्या हो रहा है, तो इधर पे भी टेंशन अगर 200 हो जाता है तो क्या हो रहा है कि ये 200, ये 200, टेंशन इससे कम नहीं हो सकता। टेंशन तुम सोच रहे हो 150 हो जाए तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, अरे ये आने ही नहीं देगा ना, इसमें जो फोर्स लग रहा है ये आने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम 50 न्यूटन है, बट इस ब्लॉक में अगर देखोगे ना, तो मैंने इधर पे भी 200 लगा दिया, और इस ब्लॉक में इस तरफ भी 200 लग रहा है, तो ये ब्लॉक में नेट फोर्स तो 0 लग रहा है, अप्लाइड फोर्स अगर 0 लग रहा है, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, एफ स्टैटिक लगने वाला है इसमें, और वो भी 0 लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी होता है वो अप्लाइड फ्रिक्शन के बराबर होता है, ऐसा लिख देता हूँ, एफ स्टैटिक भी इधर पे 0 लगेगा, एफ अप्लाइड और स्टैटिक क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इधर पे टेंशन इतना आ गया, फ्रिक्शन इतना आ गया, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, के वजह से 0 लगने वाला है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 लगने वाला है इसमें भी। चलो इसका ही और हाँ, इसका ही और एक क्वेश्चन हम लोग इधर कर लेते, कुछ मिस तो नहीं किया, कुछ मिस तो नहीं किया, नहीं किया, चलो इसका ही हम लोग थोड़ा सा घुमा के करते हैं अभी, चलो।
इसमें यही करते, यही करते हैं, बट मैं अभी इसमें वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कहानी क्या हो रहा है। और मैं शॉर्टकट भी तुम्हें इसको सॉल्व करा दूंगा और लॉन्ग कट भी मैं इसको तुम्हें सॉल्व करा दूंगा। बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसमें 200 ना देके मैं 100 दे दिया। मैंने कितना दे दिया? 100। मैंने कितना दे दिया? 100 दे दिया। ये देखना, मैंने इसको 100 कर दिया, ठीक है। इसको क्वेश्चन अलग लिख देना। 100 अगर मैंने कर दिया तो अभी क्या होगा वो मुझे बताओ। इसका मैक्सिमम अगर फ्रिक्शन देखोगे तो 50 न्यूटन है, और मैं इधर पे मैक्सिमम 200 से, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इसका 200 है, ठीक है। तो क्या ये मूव करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, क्या ये मूव करेगा? तो ये मूव करेगा कि नहीं, इसको देख लेते चलो इधर। तो अगर टेंशन पूरा का पूरा अगर मूव नहीं हो रहा है, तो मूव नहीं हो रहा है तो टेंशन का वैल्यू पूरा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। पहले देखते हैं मूव हो रहा है कि नहीं। अगर मूव नहीं होता है तो 200 आ जाना चाहिए, और इधर पे 100 लगेगा। इधर पे कितना लगेगा? 100 लगेगा। तो ये बॉडी एक्चुअली इधर पे स्लाइड करना चाहता है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? फ्रिक्शन का इधर पे अगर देखोगे मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो मतलब ये पूरा 50 लगा देगा। बट ये और ये मिला के इसके बराबर अभी भी नहीं आ रहा है, तो मतलब ये फोर्स ज्यादा है, तो मतलब ये मूव हो जाएगा। समझ आया क्या? ये पहले तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा। ये दोनों मिला के लेस हो रहा है तुम्हारा नेट एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स से भी कम आ रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर ब्लॉक विल मूव, देयरफॉर ब्लॉक विल मूव। ये पहले सबसे पहले एनालिसिस पार्ट तुम्हारा डन। ये एनालिसिस पार्ट है, इसको पहले सबसे पहले करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो एनालिसिस डन हो गया। तो एनालिसिस अगर डन हो गया तो मतलब ये चलना स्टार्ट करेगा, ये चलना स्टार्ट करेगा। चलो इस ब्लॉक को बनाते, सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते, नीचे वाला का। नीचे कितना दिया हुआ है? 20। तो नीचे कितना लगने वाला है? 200 न्यूटन। ये चलेगा वो पहले डिसाइड कर लो। और ये टेंशन, तो ये चलेगा इस तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूँ, इसका इक्वेशन में लिख सकता हूँ 200 माइनस टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20A हो जाएगा। ये एक इक्वेशन लिख सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे ये इक्वेशन लिखना है, इधर पे जो ब्लॉक है ना इसका इक्वेशन लिखना है। इसका इक्वेशन में तुम अगर देखोगे ना टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अगर ये मूव नहीं करता तो टेंशन का वैल्यू 200 ही हो जाता, क्योंकि इसको इसको हमने इधर से ये अगर इधर पे रेस्ट में ही है तो इसको जितना भी फोर्स लगा दो ये तो मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब इधर जितना भी फोर्स लगा दोगे ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है। तो मतलब तुम इधर पे जितना भी फोर्स लगाओगे वही टेंशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये मूव ही नहीं कर रहा है तब, बट अभी ये मूव कर जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि अगर मैं 200 लगा रहा हूँ, इसका वैल्यू अगर 200 होता है तो इधर तक 200 जाएगा। 200 से मैंने देखा कि 100 और 200 इधर लगा रहे हो तो इधर मैक्सिमम देखो कितना लग सकता है? 50 न्यूटन ही लग सकता है। जैसे कि तुम इधर पे देखो, पहले वाला क्वेश्चन में देखो, पहले वाला क्वेश्चन में जो मैक्सिमम निकाला था ना वही कितना आ गया था हमारा? वो ज्यादा आ गया था, 250 आ गया था, और मैंने 200 दिया था। तो टेंशन का वैल्यू 200 200 200 200 जाएगा। तो इधर पे 200 से खींच रहे हो तो इधर पे मैक्सिमम 250 है, तो इधर 200 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे थोड़ा कम ही है ना 200, तो मतलब इधर 200 से खींचोगे तो इधर 200 उसने अप्लाई कर दिया, इसके वजह से ये मूव नहीं किया, इसके वजह से ये मूव नहीं किया। बट अभी ये मूव कर जाएगा, क्योंकि ये 200 जब मैं इधर पे अप्लाई कर रहा हूँ ना, 200 इधर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 100, बट इसका 50 है मैक्सिमम, तो 50 भी लगा के इसको रोक नहीं पा रहा है। देखो 200 इसको लेके जाएगा इस तरफ। तो मतलब इधर अगर देखोगे हमें अभी तो हमें पता चला कि ये मूव करेगा, ये एनालिसिस हुआ, और अभी उस एनालिसिस को यूज करना है, क्योंकि हमें पता चला कि ये मूव करेगा। और अगर ये मूव करेगा तो अभी टेंशन का वैल्यू 200 नहीं है, अभी टेंशन का वैल्यू हमें निकालना है। तो टेंशन का वैल्यू टी है, टेंशन का वैल्यू कितना है? टी है। और पीछे की तरफ कितना लग रहा है? 100 लग रहा है। पहली बात, ये मूव होगा या नहीं होगा? तो आंसर तो था कि हाँ ये होगा। तो ये अगर मूव होगा तो पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लगता है रे? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, काइनेटिक लगेगा, क्योंकि ये मूव हो रहा है। ये अगर मूव हो रहा है एक्सेलरेशन एस है तो तुम्हें इधर पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तुम्हारा 1/4 इंटू जो भी इसका नॉर्मल है। इसका नॉर्मल तो 100 था, तो 100 25 पीछे की तरफ लग रहा है। और तो इधर पे अगर इसका इक्वेशन लिखोगे, इसका इक्वेशन तो टी माइनस, ये देखो 125 हो गया इस बार, पीछे की तरफ देखो 100 और ये 25 पीछे की तरफ, इक्वल टू इसका जो मास है वो है 10 और एक्सेलरेशन है ए। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को प्लस कर दो, दोनों को क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं अगर प्लस करता हूँ तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और 200 माइनस 125 हो जाएगा और इक्वल टू अगर देखोगे ना ये 30 ए हो जाएगा। फिर अगर तुम देखोगे तो इधर पे 75 तुम्हें दिखाई देगा और ये 30 ए दिखाई देगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 75/30। जैसे भी तुम करो सॉल्व तो हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इधर पे कितना यूज कर सकते हैं हम लोग, 15 15 4 जा 15 4 जा 60, 15 5 जा और ये 15 से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो इधर पे बिठा के टेंशन का वैल्यू निकाल लो, तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा हमारे लिए 20 ए का वैल्यू तो हमें मिल गया 2.5 मतलब 5/2। तो इधर से देखो 200 माइनस टी और ये आ जाएगा तुम्हारा 50, तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा ये इस तरफ आ जाएगा तो 150 न्यूटन आ जाएगा टेंशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो भी हमें पता चल, देखो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इतना फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो आंसर इज दिस। फिर अगर किसी ने तुम्हें पूछ लिया कि एक्सेलरेशन कितना है तो आंसर इज दिस, और किसी ने तुम्हें पूछ लिया कि टेंशन कितना है तो आंसर इज दिस। ठीक है, तो सब आंसर मैंने इधर पे निकाल दिया। तो आई होप फ्रिक्शन तुम्हारे लिए अभी आसान बन रहा है, फ्रिक्शन लगेगा बहुत जगह। ठीक है, और फ्रिक्शन आसान है तुम अगर इसको समझ समझ के पढ़ोगे, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना पड़ेगा, धीमे धीमे क्वेश्चन का लेवल को हाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट हाई लेवल क्वेश्चन ले लोगे तो खत्म, सॉल्व नहीं होगा, तुमसे डर जाओगे। ठीक है, धीमे धीमे आएगा। चलो हमें पढ़ना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या होता है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हमें देखना है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखना है, रुको एक सेकंड, हमें क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो हमें देखना है। तो देखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वेरी सिंपल एक बात है, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, एक सिंपल है। क्या सिंपल है सर, इतना सिंपल कैसे है, ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में ज्यादातर पूछते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, सीधा क्यों नहीं होता। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पूछते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अगर हमारे पास एक मास m है जिसके नीचे mg लग रहा होगा, इसका नॉर्मल n लग रहा होगा। ठीक है, इसका नॉर्मल कितना लग रहा होगा, n। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको एक फोर्स मैंने लगाया सो दैट, इतना मैंने मिनिमम एक फोर्स लगाया सो दैट ये जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक है, इतना फोर्स लगाओ, इतना मिनिमम फोर्स लगाओ कि इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, दिस ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक है, इतना फोर्स लगाओ कि ये जस्ट अबाउट टू मूव वाला कि इसमें आ जाए, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, इतना एफ लगाओ कि ये जस्ट अबाउट टू मूव हो जाए। अगर ये जस्ट अबाउट टू मूव में आ जाएगा तो क्या तुम्हें नहीं लगता पीछे के तरफ एफ मैक्सिमम लग जाएगा, क्योंकि ये जस्ट अबाउट टू मूव है, क्योंकि और थोड़ा सा ज्यादा दोगे तो ये मूव हो जाएगा, तब काइनेटिक आएगा, लेकिन अभी तो पूरा मैक्सिमम है। दैट इज मैं लिख सकता हूं क्या, म्यू एस इंटू एन, और तुम्हें दिख रहा है क्या, म्यू एस इंटू एन का वैल्यू तुम्हें दिख रहा है क्या, एम जी के बराबर होगा एन का वैल्यू। ठीक है, तो इधर पे तुम्हें दो फोर्स दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स, ये मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल, दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब ये जो एफ एस मैक्स है और ये जो नॉर्मल है, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ना, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, तो ऐसा बात नहीं है कि ये बीच में से जाएगा। ठीक है, एक्चुअली नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो ये बीच में से जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है, उसने नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया। ठीक है, उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बताओ, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट ऑफ
नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब एफ एस मैक्स। ठीक है, इन दोनों फोर्स का ये हो गया रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया, दैट इज योर थीटा। ठीक है, दैट इज योर थीटा, एंड थीटा इज नोन एज, थीटा इज नोन एज क्या आया है, ये थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी बस इसको तुम्हें इंग्लिश में लिखना है, इट इज द एंगल बिटवीन, मैं बता देता हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इधर पे लिखा हुआ होगा ऊपर में, देख लो डेफिनेशन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या हो जाएगा, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग एंड नॉर्मल फ्रिक्शन मेक्स विथ, मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल मेक्स विथ द नॉर्मल। इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया, दैट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन को क्या अभी कुछ कर सकता है आगे, यस। इसके इधर से तुम ट्राइंगल तो बन चुका है, तो इधर से टेन थीटा निकाल लो, और टेन थीटा मुझे बताओ कितना आएगा। टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर, देखो परपेंडिकुलर, देखो यही तो परपेंडिकुलर है, वेक्टर शिफ्ट कर लो, पैरेलल शिफ्ट, तो एफ एस मैक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये देखो ये चीज क्या है, नॉर्मली तो है, तो इधर पे नॉर्मल बिठा दिया मैंने। तो टेन थीटा अगर तुम देखोगे तो वो आता है एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स अभी निकाल के रखा था मैंने, कितना आता है म्यू एस इंटू एम जी। और नीचे अगर तुम नॉर्मल देखोगे, नॉर्मल में डाला था, नॉर्मल तो एम जी था, तो नॉर्मल तो एम जी था, तो ये टेन थीटा अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू एस के बराबर। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि एक बार ये भी आएगा कि टेन थीटा जो है वो म्यू एस के बराबर है, जहाँ पे थीटा मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कितना आ गया, म्यू एस के बराबर। तो ये चीज़ इधर पे नोट करना पड़ेगा, और बोर्ड एग्जाम में ये प्रूफ भी तुम्हें पूछता है। ठीक है, प्रूफ पूछता है, सिंपल सिंपल प्रूफ है, आराम से तुम कर सकते हो, देख लो जल्दी जल्दी। और इधर से तुम क्या कर लो, डेफिनेशन भी नोट कर लो, और साथ में कॉन्सेप्ट तो नोट करना ही है तुम्हें। ठीक है, आराम से नोट कर लो। के बाद हम जाएंगे आगे। आगे हमें क्या पढ़ना है देखते हैं, चलो एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज में चलो, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, तो मैं इधर पे थोड़ा सा तुम्हें कंडीशन दिखाता हूँ, कंडीशन में ऐसे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये इंक्लाइन बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूँ, इंक्लाइंड। ये क्या बनाया मैंने, एक इंक्लाइंड, जो कि तेरा बन चुका है। देखो ये एक इंक्लाइन मैंने बना दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ एंगल दिया, एक एंगल है थीटा वन, और एक एंगल है थीटा टू, और दूसरा एंगल है, और इसका नाम हम लोग लिखते हैं, इसका नाम तुम लिख सकते हो थीटा आर। ठीक है, देयर आर थ्री एंगल्स। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ब्लॉक इधर पे रखा, फिर इधर पे रखा एक ब्लॉक, और फिर इसमें भी एक ब्लॉक रखा। ठीक है, अच्छा ये सब राफ सरफेस है, ये जो इंक्लाइंड है ये भी म्यू का है, ये जो इंक्लाइंड है ये भी म्यू का है, और ये जो इंक्लाइंड है इसका भी जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो इसको, म्यू एस म्यू एस म्यू एस। तो तुम्हें ये बताना है कि ये अगर m मास का है तो इसके नीचे क्या लगेगा, mg, और तुम्हें पता होगा कि ये जो लगता है ये लगता है mg sin थीटा। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स जिसके वजह से ये नीचे आना चाहता है, दैट इज mg sin थीटा। ठीक है, ये इधर पे दिखाता हूं मैं कि इधर पे जो मास है इसको नीचे की तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा। ठीक है, और क्योंकि इसमें एक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, बट तुम ऐसा सोचो क्योंकि ये बहुत, अभी देखो इसका एंगल इतना ज्यादा नहीं है, तो एक
इंक्लाइन में अगर तुमने एक ब्लॉक को रखा तो देखो ये अभी इंक्लाइंड है, बट ये देखो अभी तक नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो एम जी साइन थीटा है ना, इनिशियली जो एम जी साइन थीटा तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है, तो तुम्हारा इसमें भी अप्लाइड फोर्स के बराबर तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्रिक्शन भी लग जा रहा है। बोलो ये समझ आया क्या बात? तुम्हारा अप्लाइड फोर्स ही तुम्हारा फ्रिक्शन हो रहा है, इसके वजह से ये नहीं आ रहा है, समझा? बट इसका कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और देखो, तो ऐसे रखा तो मैंने देखा कि यार ये तो गिर ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, और थोड़ा सा एंगल दे दिया, ठीक है, और थोड़ा सा एंगल दे दिया, तो भी देखा अभी भी ये नहीं आ रहा है नीचे, अभी भी ये नीचे नहीं आ रहा है। मतलब थीटा वन और थीटा टू दोनों ही एंगल में, थीटा वन एंड थीटा टू दोनों ही एंगल में, दोनों ही एंगल में बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब इसमें लग रहा होगा एफएस, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर वैल्यू तुम्हें बताना है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अगर तुम्हें बताना है तो तुम कितना बताओगे बोलो तो, जितना तुम्हारा एम जी, पहले वाला केस में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा वन लगेगा, और दूसरा वाला केस में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा टू लगने वाला है। दोनों अलग अलग एंगल है ना, तो अलग अलग लगने वाला है। बट इधर पे कहानी सुनो, बट जब मैंने इसको, जब थीटा का वैल्यू मैंने थीटा आर कर दिया, बट जब थीटा का वैल्यू मैंने थीटा आर कर दिया, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, या तो स्लाइड बोल सकते हो, और स्लाइड। बॉडी अभी क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा एंगल अगर इसमें हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, मतलब थीटा आर इज द मैक्सिमम एंगल, थीटा आर इज द मैक्सिमम एंगल, थीटा आर इज द मैक्सिमम एंगल at which body is at rest but it is just about to move, it is just about to move, मतलब इससे थोड़ा भी ज्यादा कर दोगे ना, if देखो एक के बाद एक आ रहा है मेरे दिमाग में, इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये बॉडी मोशन में आ जाएगा, बॉडी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, और इसमें क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी मोशन में आ गया। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, याद रखना, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है, और इधर पे तुम्हें पता ही चल जाएगा कि इसका जो एन होगा ना, वो तो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, ये एम जी साइन थीटा होने से ये जो ये होता है, ये होता है तुम्हारा एम जी, ये एम जी क्या हो जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। जब चलना स्टार्ट हो जाएगा तो म्यू के इंटू एन लगेगा, और एन का वैल्यू तब हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो चलना स्टार्ट होगा, इसलिए एम जी कॉस थीटा, ठीक है, समझ आ गया बात? तो इधर से हमें यह समझ आया कि थीटा आर इज द मैक्सिमम एंगल, जहां पे बॉडी क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, उससे थोड़ा सा भी अगर एंगल ज्यादा कर दोगे तो ये बॉडी गिर जाएगा, ये बॉडी क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो इट इज द मैक्सिमम एंगल एट व्हिच बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव इन ए इंक्लाइन, तो इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उस इंक्लाइन का मैक्सिमम एंगल, ठीक है। इट इज द ग्रेटेस्ट एंगल दैट एन इंक्लाइन प्लेन कैन मेक विद द horizontal at which a body placed on it just starts to slide downward। समझ आ गया बात? तो इस इंक्लाइन का कितना एंगल, देखो कितना मैक्सिमम एंगल करोगे तो भी ये नहीं गिर रहा है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा करोगे तो गिर जाएगा, लेकिन उसके पहले इस एंगल से पहले अगर देखोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो गिरेगा नहीं नीचे, तब उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि एम जी साइन थीटा मान, या तो एम जी साइन थीटा टू इसको लेके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। बट जब तुम इसको पूरा मैक्सिमम एंगल में लेके चले जाओगे तब क्या हो जाएगा, पूरा मैक्सिमम एंगल में लेके चले जाओगे तब क्या होगा, इट इज जस्ट अबाउट टू, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, इज जस्ट अबाउट टू मूव। और ऐसा कंडीशन में, ऐसा केस में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये एंगल थीटा आर है और ये हमारा ब्लॉक है, और ये जब मैक्सिमम कंडीशन में होगा तब ये जो एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है ना, और ये तुम्हारा नॉर्मल है ऊपर के डायरेक्शन में, और ये हमारा एम जी कॉस थीटा है, और ये हो जाएगा तुम्हारा एफ एस मैक्स हो जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि ये तो मैक्सिमम
ठीक है, ये थीटा आर होगा एक्चुअली। तो mg साइन थीटा आर ये मैक्सिमम है, ठीक है। इधर पे जितना लग रहा है ये मैक्सिमम लग रहा है, तो इधर पे भी मैक्सिमम लगना पड़ेगा सो दैट ये इसको बैलेंस कर ले। लेकिन इससे थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा, और ये ब्लॉक नीचे स्लाइड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एट इक्विलिब्रियम, मतलब अभी भी पूरा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम, उसके बाद ही मोशन हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा आर शुड बी इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एस मैक्स। क्या लिख सकते हैं, एफ एस मैक्स के बराबर। तो इधर से मैं लिख सकता हूं एम जी साइन थीटा आर शुड बी इक्वल टू, इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एस, और एन का वैल्यू तुम्हें दिख रहा होगा इधर पे, एन, एन का वैल्यू देखो, ऐसे ऐसे मोशन तो नहीं हो रहा है, तो मतलब एन शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आर, कॉस थीटा आर, ठीक है। अच्छा, तो इधर पे अगर तुम देखोगे फिर से ये आ जाएगा तुम्हारा एम जी, और साइन बाई कॉस ये देखना टेन थीटा आर आ जाएगा, और म्यू एस, अच्छा सब कुछ तो दिया हुआ है, तो एम जी ने एम जी को मार दिया, और इधर पे तुम अगर देखोगे तो फिर से सेम फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू एस। फिर से सेम फॉर्मूला आ गया, दैट इज थीटा आर जो होता है वो टेन इनवर्स म्यू एस होता है, थीटा आर जो होता है वो टेन इनवर्स म्यू एस होता है। मतलब इधर से तुम बोल सकते हो, इधर से हम एक स्टार मार्क दे सकते हैं, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो भी था वो हमेशा इक्वल होता है तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज के साथ, ऑफ रिपोज के साथ, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने थीटा बताया था, और एंगल ऑफ रिपोज मैंने थीटा आर बताया था। तो थीटा और थीटा आर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि इसका डेरिवेशन बता दो, ठीक है। तो मैंने इधर पे एंगल ऑफ रिपोज का डेरिवेशन बता दिया। तो देखो तुम्हें समझ आया क्या बात, ठीक है। इसका ही मैं अगर एक क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें, क्वेश्चन चलो बनाते, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये सरफेस है। अभी देखो ये पता करने से क्या कुछ फायदा हुआ है, यस बहुत कुछ फायदा हुआ है हमें, वो फायदा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। एंगल ऑफ रिपोज जानने से कुछ फायदा होता है क्या, आंसर इज यस। तो वो फायदा क्या है, वो फायदा क्या है, चलो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल 60 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60, और ये ब्लॉक कुछ 10 kg का है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन इसका पोजीशन फ्रिक्शन दिया हुआ है √3 है, कितना है √3 है। तो तुम्हें चाहिए, तुम्हें इधर पे क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड, इसको अभी थीटा लिख देता हूं, इसको अभी मैं थीटा लिख देता हूं, और इधर लिख देता हूं कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो कभी कभी ये चीज भी याद रखना अभी जो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, एंड व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हें अगर ऐसे निकालने बोल रहा है तो तुम क्या करोगे मुझे तो ये समझ आ रहा है कि सबसे पहले मैं थीटा 60 के लिए चलो सॉल्व करता हूं, बट हमें अभी आता है कि इंक्लाइन में जब होता है ना तब रिपोज को याद करो। अगर इंक्लाइन में कुछ आ रहा है फ्रिक्शन वगैरह का केस, तो हमेशा रिपोज को याद करो, ठीक है। रिपोज को ये याद करो कि थीटा आर जो था ना वो था तुम्हारा टेन इनवर्स म्यू, ये तो आया था म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा आया था, टेन थीटा आर, तो थीटा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस हो जाएगा। तो इधर पे टेन इनवर्स म्यू एस इधर पे देखो दिया हुआ रहता है हमेशा √3, कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और तुम्हें पता है कि टेन इनवर्स √3 जो आता है ना वो आता है 60 डिग्री। मतलब ये जो भी तुम्हारा सरफेस है, जो भी ये क्वेश्चन है, इसका हमेशा जो रिपोज एंगल रहेगा, एंगल ऑफ रिपोज वो कितना फिक्स हो गया 60 फिक्स हो गया। मतलब इधर पे अगर 60 लगाओगे तो ये मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन था तुम्हारा, सबसे पहला ऑप्शन यही था, सबसे पहला ऑप्शन यही था कि थीटा जब 60 डिग्री होगा, तो मतलब थीटा अगर 60 डिग्री होगा तो हमें यह पता चल गया कि अप्लाइड एंगल जो है वो तुम्हारा थीटा आर के बराबर है। तो मतलब बॉडी इज एट रेस्ट
इज जस्ट अबाउट टू मूव बट अभी भी रेस्ट में ही है, इसके वजह से एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। समझ आ गया क्या क्या फायदा है? यह फायदा है कि बिना कैलकुलेशन का आंसर बता सकते हो। ठीक है, बिना कैलकुलेशन का आंसर हम लोग ने इधर पे दे दिया। ठीक है, फिर अगर हमें सेकंड वाला सॉल्व करना है तो सबसे पहले थीटा आर अभी तुम्हें पता है। ठीक है, थीटा इस बार दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है ना। और थीटा आर तुम्हें पता है पहले से, थीटा आर अगर तुम्हें पता है ना तो डायरेक्ट तुम इधर पे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये तो मोशन में होगा या नहीं होगा, वो सोचो। इट इज द मैक्सिमम एंगल, मोशन में होगा या नहीं होगा, मोशन में होगा या नहीं होगा, वो सोचो। 60 है ये, और ये 45 है, और ये 30 है, तो दोनों ही केस में तुम सोचो क्या ये 60 डिग्री से छोटा है? यस, 60 डिग्री छोटा मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो छोटा मतलब इधर होगा। तो अगर 60 डिग्री में ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो क्या 45 डिग्री में ये स्लाइड करेगा? तो आंसर इज नो। क्या ये 30 डिग्री में स्लाइड करेगा? तो आंसर इज नो। समझ आ गया क्या? तो दोनों ही आंसर में एक्सेलरेशन 0 होने वाला है, दोनों ही आंसर में एक्सेलरेशन 0 आने वाला है। बट अगर किसी ने फ्रिक्शन पूछ लिया तुम्हें अगर फ्रिक्शन पूछ लिया तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तब, क्योंकि जब इधर पे रहेगा ना ये mg sin थीटा इधर खींचेगा और ये फ्रिक्शन इधर रहेगा, तो ये इस फ्रिक्शन के बराबर है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है। समझ आया क्या बात? ये जो भी एंगल है देखो, हमारा जो अप्लाइड एंगल है वो लेस देन क्या है, थीटा आर है। और अगर लेस देन थीटा आर है इसका मतलब क्या होगा, रेस्ट में रहने वाला है। देखो थीटा आर इज द मैक्सिमम एंगल, इसमें भी थीटा आर में भी रेस्ट में रहता है, तो उससे नीचे वाला में तो रेस्ट में ही रहेगा ना, तो रेस्ट में तो रहेगा। लेकिन अभी तुम्हें अगर किसी ने पूछ लिया स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बता दो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स होगा, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होगा जिसके वजह से ये गिरना चाहता है, दैट इज mg sin थीटा, क्या होगा, mg sin थीटा के वजह से होगा। तो पहले वाला 45 था क्या, तो 45 लगा देना इधर, m का वैल्यू ये ले लेना, g का वैल्यू ये ले लेना, और ये ले लेना 1/√2। ठीक है ना, समझ आ गया बात? 2 5 50 √2 आ जाएगा तुम्हारा, इतना हो जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शन। और उसी तरह अगर तुम्हें थर्ड वाला भी सॉल्व करना है, थर्ड वाला भी तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये जो हमने लगाया वो 30 लगाया, तो 30 जो हमने अप्लाई किया वो थीटा आर से कम है। थीटा आर से अगर कम है तो मतलब बॉडी रेस्ट में रहेगा, और बॉडी अगर रेस्ट में रहेगा तो ये भी इक्विलिब्रियम होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जो तुम्हारा एफ एस होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और अप्लाइड फोर्स इधर पे कितना हो जाएगा, mg sin थीटा होगा फिर से, बट इधर पे थीटा तुम्हारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो mg sin 30 इज हाफ, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना, सही किया ना मैंने, 2 आ जाएगा 550 550, हाँ सही है, तो ये भी तुम्हारा सही है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हें रिपोज एंगल पता है, एंगल ऑफ रिपोज, तो देखो ये दो क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन बिना करके तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल गया, नहीं तो एक्सेलरेशन पूरा निकाल के उसके बाद पता चलता ना तुम्हें। चलो आगे। अच्छा, हमें अभी ग्राफ बनाना है। इतना जो बात मैंने तुम्हें समझाया, इससे अभी अगर ग्राफ में तुम्हें अगर पूछूं तो बना नहीं सकोगे। तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब थीटा, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड इंक्लाइन एंगल मतलब तुम्हारा जो थीटा में उसको इंक्लाइन किया था मैंने। देखो इधर पे एक बना देता हूं मैं, ये बना, ये थीटा है, ये तुम्हारा मास है, ये बात चल रहा है इधर पे। अब देखना, जब अप्लाइड एंगल मतलब जिस एंगल में तुम हो अभी वो लेस देन थीटा आर है, तो मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? वो स्टैटिक लगता है। और स्टैटिक कितना लगेगा? हमेशा एफ अप्लाइड के बराबर, और एफ अप्लाइड का जो वैल्यू आता है वो आता है हमेशा एफ जी साइन थीटा। या मैं समझा, मतलब एफ एस अगर तुम देखोगे ना, एम जी तो कांस्टेंट है, तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब साइन थीटा के ग्राफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसी तरह जब थीटा थीटा आर के बराबर हो जाएगा तब तुम्हारा एफ एस मैक्स लग जाता है। ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तुम देखना कि जब थीटा ग्रेटर देन थीटा आर हो जाएगा तब बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और बॉडी अगर मोशन में आ गया तो इसमें लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू एस एन, और एन का वैल्यू अगर देखोगे इधर पे इंक्लाइन में तो क्या होता है,
म्यू एस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा होता है इधर। तो इधर से तुम्हें इधर डायरेक्ट दिख रहा होगा कि एफ के जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये सब, अच्छा ये म्यू एस नहीं है, ये तो म्यू के होना चाहिए ना, तो ये तुम इधर पे म्यू के लिख सकते हो। ठीक है, म्यू के एम जी ये सब कांस्टेंट है, तो थीटा के ऊपर कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब अगर हमें ग्राफ बनाना है, अगर हमें इधर पे क्या बनाना है, ग्राफ, इधर पे तुम्हारा फ्रिक्शन है, इधर पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इधर पे फ्रिक्शनल फोर्स और इधर पे अप्लाइड, अप्लाइड नहीं सॉरी अप्लाइड फोर्स का तो बना दिया था लास्ट लेक्चर में, इधर पे है तुम्हारा एंगल थीटा। ठीक है, तो इधर पे एक रिपोज एंगल आएगा, यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू देखो मैक्स लग रहा है, ये तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम लग रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा, रिपोज एंगल में होगा, तो मैक्सिमम। लेकिन उसके पहले अलग कलर से बनाते हैं इसको, उसके पहले अगर देखोगे ना थीटा लेस देन थीटा आर में, क्या लगता है, थीटा लेस देन थीटा आर में देखो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइन थीटा का ग्राफ तुम्हें आता है कि 0 से लेके इतना तक साइन थीटा का ग्राफ बनेगा, तो ऐसा हो जाएगा। चलो समझ आया, क्योंकि फ्रिक्शन थीटा के साथ साइन थीटा में वेरी कर रहा था, तो साइन थीटा का ग्राफ मैंने बना दिया। ठीक है, फिर अगर देखोगे तो मैक्सिमम हो गया, और फिर काइनेटिक लगेगा, और तुम्हें पता है कि काइनेटिक जो है ना वो हमेशा लेस देन होता है एफ एस मैक्सिमम, तो थोड़ा सा इधर पे इसी जगह पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसके बाद देखो कॉस थीटा के ग्राफ में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस थीटा का ग्राफ मतलब ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस एंगल का ग्राफ। देख लो ऐसे आया, फिर नीचे आ गया, ये नीचे क्यों आया, क्योंकि इधर पे ये रीजन, ये जो थीटा ग्रेटर देन थीटा आर था उसमें काइनेटिक लगा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, और ये जो रीजन है इसमें लगा है तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और सब कुछ का वैल्यू मैंने लेफ्ट साइड में लिख के दिया, तो देखो और समझो और कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, चलो मैं आगे लेके जाता हूँ तुम्हें। ठीक है, कितना हुआ, 1 घंटा 8 मिनट, चलो ये नीट में आया था, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे, देखना। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन inclined rough surface AC of the coefficient friction mu, ठीक है, म्यू दिया हुआ है, इफ जी इक्वल टू दिस नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, नेट फोर्स हमें चाहिए इस ब्लॉक में, और ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्यों आसान सा है सर इधर पे, तो इधर पे तुम्हें दिख रहा होगा कि जो म्यू है वो दिया हुआ है, और ये एक इंक्लाइन में है, म्यू जो है म्यू एस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, तो क्या तुम जल्दी जल्दी रिपोज एंगल नहीं निकाल सकते हो, इतना तो सिखाया मैंने, तो रिपोज एंगल हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स म्यू एस, तो tan इनवर्स म्यू एस का वैल्यू अगर देखोगे तो 1/√3 है, तो इसका मतलब जो रिपोज एंगल होगा वो होगा तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, तो रिपोज एंगल हमें पता चलेगा, एंगल ऑफ रिपोज, अच्छा यही तो है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिपोज में तुम्हारा नेट फोर्स लगता है 0, क्योंकि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल तुम्हारा एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करता है, और नेट फोर्स पूछा है हमें, देखना अच्छे से। ठीक है, और ये जो इधर पे जो आएगा तुम्हारा एम जी साइन थीटा, ये तुम्हारा इधर पे का मैक्सिमम वैल्यू है, ये फोर्स बैलेंस, ये फोर्स ऊपर का, ये फोर्स बैलेंस, तो नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0, क्योंकि रिपोज एंगल में अगर कोई भी रहता है तो उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लगता, बॉडी क्या होता है रेस्ट में, रिपोज एंगल में बॉडी क्या हो जाता है, बॉडी आ जाता है रेस्ट में, और बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो एक्सीलरेशन कितना आएगा 0, और एक्सीलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस बॉडी में नेट फोर्स 0 आता है, और कैसे आता है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 23 में आया था। फिर से देखो 23 में, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग कार so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. चलो हम लोग निकालते, तो तुम्हारे पास इधर पे एक कार है, ये कार है, ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार, मूविंग कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, कितना होना चाहिए, so that body lying on the floor of the car remains stationary। तो इधर पे देखना, इधर पे एक बॉडी है,
इधर पे एक बॉडी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज दिस, ठीक है। और इधर पे इनका म्यू दिया हुआ है 0.15। ये रेस्ट में रहना है, इसको रेस्ट में रहना है। इसको अगर रेस्ट में रहना है तो सबसे पहले ग्राउंड से सॉल्व कर सकते हो। एक बात है कि तुम इसको ग्राउंड से सॉल्व कर सकते हो, एक बात है कि तुम इसको अंदर मतलब स्यूडो फोर्स के जैसा इसको सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, ठीक है, तुम्हारा मर्जी। अगर तुम इसके अंदर जाके देखोगे तो तुम इस बॉडी का एफबीडी जब बनाओगे ना, इस बॉडी का एफबीडी जब बनाओगे तो तुम्हें इधर पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ स्यूडो। और एफ स्यूडो मैंने तुम्हें सिखाया है, एम ए होता है, एम मतलब मास ऑफ दिस बॉडी, तो मास ऑफ दिस बॉडी तो दिया नहीं है, और एक्सिलरेशन हमें पता है कि कुछ होगा इसका, लेट्स से ए और नीचे मैक्स लिखता हूं क्योंकि मैक्स एक्सिलरेशन हमें निकालना है। तो इसमें तुमने एक स्यूडो फोर्स लगा दिया विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट में, इसका एफबीडी बना रहा हूं, और लिफ्ट में ही सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू कार के अंदर से मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए इसमें एक फोर्स लग रहा है जो कि पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है, तुम्हारे लिए इसमें एक फोर्स लग रहा है जो कि पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो तुम्हें लग रहा है कि ये ब्लॉक तो पीछे आ जाएगा, तुम्हें क्या लग रहा है, ये ब्लॉक तो पीछे आ जाएगा, बट ये ब्लॉक रेस्ट में रहना चाहिए। ये स्यूडो फोर्स लगा पीछे की तरफ, बट ये ब्लॉक रेस्ट में रहना चाहिए। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में रहना चाहिए तो आगे की तरफ इसको एक फ्रिक्शन लगना पड़ेगा। इसको क्या लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन, क्योंकि ये मैक्स है तो इसमें भी मैक्स यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना, तो इधर पे मैक्सिमम तक ही तो ये जा सकता है, इसके बाद तो ये मूव ही हो जाएगा ना। तो हमें इधर पूरा का लिमिटिंग कंडीशन यूज करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है तो ये फोर्स और ये फोर्स को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया कि स्यूडो फोर्स इधर पे जो भी आ रहा है, देखो इधर लिख देता हूँ, स्यूडो फोर्स इधर पे जो भी आ रहा है, स्यूडो फोर्स इधर पे जो भी आ रहा है वही तुम्हारा इधर पे एफ एस मैक्सिमम को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स इधर पे कितना आ रहा है, स्यूडो फोर्स आ रहा है एम, एम मतलब मास ऑफ द ब्लॉक, और ए मतलब जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसका एक्सिलरेशन, जो कि इधर पे कितना है, ए है, या तो एम एक्स जो हमें निकालना है। और इधर पे अगर देखोगे तो ये होता है तुम्हारा म्यू एस इंटू एन, एन कितना हो जाएगा रे इसका, इसका एन हो जाएगा तुम्हारा ऊपर एन और इसका नीचे होगा नॉर्मल, ठीक है, एम जी के बराबर हो जाएगा। तो इधर से तुम्हें मिल गया एम ए मैक्स। कोई कोई सोच रहा है सर एम तो दिया नहीं है, एम एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाता है तो इसके वजह से एम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये म्यू है, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.15 है, और एन का वैल्यू तुम्हें अभी पता चल गया एम जी, तो ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम मैक्स जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा म्यू जी आता है एक्चुअली इसका आंसर, तो 0.15 और जी का वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट, चलो देखते हैं इसको। Which of the following statement is incorrect? हमें ये बताना है, देखना ये सब इंपॉर्टेंट है कि इनकरेक्ट पूछा है तुम्हें, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, इनकरेक्ट चाहिए हमें, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो सही बात है। रोलिंग फ्रिक्शन, अभी रोलिंग तुम पढ़ोगे रोटेशन में जाके तो रोलिंग फ्रिक्शन भी उधर पे पढ़ना है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा याद रखना स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा ही होता है। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन, यस। जो एफ एस होता है, एफ एस मैक्स, वो तो एन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस, इधर से तो फॉर्मूला निकला है तो भी सही है। ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन, यस, ये भी सही है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो गया, तो सब तो करेक्ट ही हो गया अभी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये याद रखना है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और ये भी तुम्हारा करेक्ट है, तो मतलब आंसर तो आ ही गया। तो इसके लिए जो आंसर आएगा ये आएगा, बट एक बार पढ़ने का जरूरत है कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। अरे नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन जो आता है तुम्हारा, फ्रिक्शन जो भी तुम लिख लो वो हमेशा लिखते हो तुम म्यू एस एन, तो म्यू एस का जो तुम डायमेंशन जब लिखोगे तो वो कुछ नहीं आता है ना, आज ही बोला था मैंने शायद, या लास्ट लेक्चर में बोला था कि इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसका कोई यूनिट भी नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन, तो इसके वजह से इसका नो यूनिट और नो डायमेंशन, मतलब ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और यूनिटलेस भी है, नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है। सिंपल बात है, चलो इतना देख लो, उसके बाद आगे चलो। देखो हमारे पास क्या है,
a plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the block starts to slip and slides 4 meter down the plank in 0.4 second. Oh, sorry, 4.0 second. The coefficient of static and kinetic friction between the block and the plank will be respectively. ठीक है, हमें यह निकालना है कि ये ब्लॉक जब 30 डिग्री में आ जाता है ना, जब इधर से 30 डिग्री में आ जाता है, ठीक है, ये एंगल जब 30 डिग्री हो जाता है तब ये ब्लॉक, ठीक है, यही बताया ना कि ये प्लैंक विद बॉक्स one and gradually raised as the angle inclination with the horizontal reaches 30 degree, blocks starts to slip and slide 4 meter down the plank in 4 seconds. तो 4 मीटर ये नीचे आ गया, कितना मीटर नीचे आया, 4 मीटर, और टाइम लगा उसको 4 सेकंड का। ठीक है, 4 मीटर अगर इसने डिस्प्लेसमेंट किया तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया तुम्हें 4 मीटर है, और तुम्हारे पास ये भी दिया हुआ है, टाइम दिया है 4 सेकंड का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है, तो हमें अभी इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो तुम्हें पता होगा कि जब ये नीचे जाता है ना, जब ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये मूव हो रहा है, तो इसमें लगेगा तुम्हारा, देखो ये मूव हो रहा है ना, तो इसमें लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन, जो कि काइनेटिक वाला। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वो क्या होगा तुम्हारा, म्यू के इंटू एन। ठीक है, एन तो तुम्हें पता ही है इसका कितना आ जाएगा, और ये सब मास वगैरह नहीं दिया, शायद ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर एक्सीलरेशन हमें चाहिए तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक तो इधर पे देखो, इधर पे आएगा तुम्हारा जी साइन थीटा। सर जी साइन थीटा कैसे, एम जी साइन थीटा होता है, अरे एम जी साइन थीटा तो फोर्स है ना, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एम से डिवाइड कर दो, जी साइन थीटा की वजह से यह नीचे आ रहा है। ठीक है, जी साइन थीटा भी अभी देखो साइन 30 बताया गया, साइन 30 इज हाफ, तो मतलब जी बाई टू, कितना आ जाएगा, जी बाई टू, कितना आ जाएगा, जी बाई टू। और इधर पे भी देखो म्यू के एन होता है। ठीक है, इधर पे जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा ये भी देख लेते चलो, इधर से देखो म्यू के एन आता है, म्यू के एन, एन का वैल्यू क्या होता है, एम जी कॉस थीटा होता है, इसमें एम जी कॉस थीटा होता है। इसको ही अगर एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो एम से डिवाइड कर देंगे, एम एम कैंसिल आउट होके म्यू के जी, और इधर पे कॉस कितना है, 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री इज √3/2। तो हमें ये समझ आया कि ये जी साइन थीटा से नीचे गिर रहा है, और ऊपर की तरफ ये फ्रिक्शन की वजह से इतना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन देखोगे तो g/2 मतलब जी साइन थीटा, और माइनस ये करना पड़ेगा, दैट इज √3/2g, और साथ में एक म्यू के लगा देना है। एक्सेलरेशन हमें मिल गया, हमें ये भी मिल गया, तो इनिशियली तो रेस्ट में था, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देना। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब लगाओगे, s तुम्हें पता है कि 4 मीटर गया है, s तुम्हें पता है कि 4 मीटर गया है, और u तो इनिशियली 0 था, तो हाफ, और a तुम्हें इधर पे पता चल गया कि ये g/2, देखो g मतलब 10 होता है तो ये 5, और g मतलब इधर 10 होता है तो ये 5√3, और म्यू के साथ में। ठीक है, तो इधर पे 5 कॉमन ले लेते, 1 माइनस 5 कॉमन ले लेते, 1 माइनस √3 म्यू के इधर पे आ जाएगा, और साथ में टी स्क्वायर इधर पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि टी 4 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसने इसको मारा, देखो ये इधर पे आके 1 बाई कितना हो जाएगा, ये नीचे लाओ, 1 बाई आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 ये काटेगा तो हाफ आ जाएगा, तो ये हाफ आने वाला है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से 5 1 माइनस √3, और इधर से म्यू के आने वाला है, तो ये इधर पे आके 1/10 बनेगा फिर से, और ये 1 माइनस √3, और इधर पे कितना आने वाला है, म्यू के आने वाला है। ठीक है ना, समझ आ गया बात। और इधर से अगर तुम देखोगे तो म्यू के जो आने वाला है, म्यू के जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो म्यू के अगर इधर से देखोगे तो इधर पे आ जाएगा आंसर 1/10, 1 माइनस √3 आ रहा है, तो इधर पे जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि ये एक्सेलरेशन अभी भी ज्यादा हो रहा है, जी साइन 30 इज g/2, इधर g/2 लग रहा है, और इधर पे म्यू के एम जी कॉस थीटा, म्यू के है ना उधर, म्यू के का वैल्यू इधर पे नेगेटिव कैसे आ सकता है,
एक्सेलरेशन तो सही है, एक्सेलरेशन में बिठा दिया, ये कैंसिल आउट करके 8 कर दिया, 8 जब इसके नीचे आ जाएगा ये आ जाएगा। अच्छा इधर गलत हो गया, देखो ये म्यू के इसके अंदर होना चाहिए था, ठीक है म्यू के इसके अंदर होना चाहिए था, म्यू के जब इसके अंदर होगा तो ये मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया था आगे, ठीक है इसके आगे होना चाहिए। तो अभी अगर तुम देखोगे तो सॉल्व तो हो ही गया, सॉल्व तो हो ही गया, क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा, इस तरफ लेके आओ, √3 म्यू के लेके आओ, ठीक है अगर सब कुछ सही है, 5 मैंने कॉमन ले लिया था तो √3 म्यू के आना चाहिए था, √3 म्यू के बाकी सब सही है, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, तो म्यू के इधर पे √3 म्यू के को इस तरफ लाओ तो 1 माइनस ये देखो ये कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, तो दैट विल बी 0.9, तो म्यू के का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई √3, तो 0.9 डिवाइडेड बाई 1.73 लिख सकता हूँ मैं इधर, क्या लिख सकता हूँ 1.73 लिख सकता हूँ, जो कि आएगा 9 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 17.3 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 17.3 आ जाएगा, तो एक बार कैलकुलेटर मार के देख लेता हूँ, 9 डिवाइडेड बाई 17.3 आ जाएगा 0.52, कितना आ जाएगा 0.52 आ जाएगा। तो ये समझ आ गया, ये था तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या है, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हें मिल चुका है, तो आराम से तुम अभी इसको निकाल सकते हो, ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हें मिल चुका है, हमें और क्या क्या चाहिए इधर पे देख लो, हमें इधर पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन भी चाहिए, ठीक है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमें इधर पे चाहिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, क्या एंगल ऑफ रिपोज का यूज करेंगे इधर पे, ठीक है तो इधर पे अगर हमें क्या निकालना है अभी, तो इधर पे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है कि जो भी थीटा आर होता है वो हमेशा टेन इनवर्स म्यू एस होता है, तो म्यू एस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम निकाल सकते हो टेन इन, ठीक है तो हमें इधर पे स्टैटिक देखो ये तो म्यू के आया ना, हमें तो स्टैटिक भी चाहिए, तो स्टैटिक के लिए तो बताया गया है 30 डिग्री में क्या हो रहा है, जस्ट अबाउट टू मूव, ये तो बता रहा है जस्ट अबाउट टू मूव, तो मतलब 30 डिग्री तुम्हारा रिपोज है, और 30 डिग्री अगर रिपोज है तो इधर पे 30 लगा दो, और 10 30 अगर तुम देखोगे ना वो आता है समथिंग 0.55 के करीब आता है, ठीक है एक बार चेक कर लेना, तो 57 ऐसा कुछ आएगा, तो तुम्हारे पास इधर पे दो एंगल रहेगा ऑप्शन में, अगर ऐसे इसके आसपास जो भी आंसर रहेगा उसको ही तुम इधर पे क्लिक करना, ठीक है तो दोनों आंसर तुम्हें स्टैटिक अगर चाहिए तो डायरेक्ट तुम रिपोज वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, क्योंकि इधर पे बता के दिया स्टार्ट टू स्लिप, ठीक है ये बता के दिया है इसलिए हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये फ्रिक्शन के रिलेटेड नहीं है, बट ये तुम्हारा एडिशनल क्वेश्चन है जो पहले मैंने करवाया था, पहले मतलब पहले के लेक्चर में अगर देखोगे ना तो एडिशनल क्वेश्चन में इसको तुम अभी के लिए एडिशनल क्वेश्चन में तुम नोट कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर तुम देखोगे ना एक इंसान है, ठीक है ये एक प्लेटफॉर्म में होके उस प्लेटफॉर्म को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है तो तुम्हें व्हाट इज द टेंशन इन द रोप पूछा है, तो आराम से कर लेते हैं, चलो टेंशन इन द रोप हमें चाहिए, तो ये इंसान है और ये टेंशन ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है इनके बीच में नॉर्मल लगेगा ना, तो ये टेंशन हो गया, ये इसका mg हो गया, ठीक है टेंशन हो गया, mg हो गया, और इनके बीच में जो नॉर्मल है वो भी हो गया, ये टेंशन अगर लग रहा है तो ये टेंशन देखो इसको भी ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है तो ये ब्लॉक का भी बना लेते चलो, अच्छा इसका mg कितना है वो देख लेते चलो, मास तुम अगर इसका देखोगे ना तो ये 1000 है, 1000 न्यूटन है नीचे की तरफ, ठीक है ये देखो ये 100 kg है तो 1000 हो जाएगा, और ये जो तुम्हारे पास क्रेट दिया हुआ है इसका देखोगे तो ये 50 kg का है, तो ये 500 न्यूटन नीचे लगा रहा है और इसमें टेंशन ऊपर लग रहा है, और क्योंकि इनके बीच का जो कांटेक्ट है ना इसने इसको नॉर्मल ऊपर दिया तो ये पर्सन इसको नॉर्मल नीचे की तरफ देगा, तो ये भी तुम्हें इधर पे पकड़ना था, ठीक है और क्योंकि तुम्हें ये बता के दिया है कि ये एक्सेलरेटेड है, मतलब ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों ही मूव कर रहा होगा, देखो इसको अगर खींचोगे तो ये ऊपर ही तो जाएगा, तो दोनों ही ऊपर जा रहा है, तो इधर से अगर एक इक्वेशन बनाओगे तो टी माइनस क्या हो जाएगा, टी माइनस 500 माइनस नॉर्मल इक्वल टू इसका जो मास है दैट इज 5, इसका मास है 50, तो 50 और इसका एक्सेलरेशन है 5,
ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगा। और इसका इक्वेशन इसके सामने ही बनाते कि ये ऊपर जा रहा है तो टी प्लस नॉर्मल, टी प्लस नॉर्मल, टी प्लस नॉर्मल माइनस 1000 इक्वल टू एम ए। एम कितना है इसका, इसका एम है 100 और ए इसका कितना है 5। तो ये आया 500, ये 1000 इधर जाएगा तो आएगा तुम्हारा 1000। तो ये आ गया ना। तो इधर से तुम क्या कर सकते हो, टी इधर से देखो टी माइनस एन का वैल्यू इधर से निकाल सकते हो। ये इधर जाएगा 250 और ये आ जाएगा 750। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर सकते हो और आंसर आ जाएगा आराम से तुम्हारा। ठीक है, दोनों को अगर तुम प्लस कर दोगे तो भी चल जाएगा। प्लस करते ही तुम्हारा एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कर दो दोनों को। तो 1 और 2 को अगर प्लस करेंगे तो टी टी 2t हो जाएगा, टी टी क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा। तो और इधर पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2250, ये आएगा ना। तो इधर से आ जाएगा 1125 आई गेस। कैलकुलेशन चेक ना, न्यूटन तुम्हारा टेंशन आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक 7। ठीक है ना। हाँ चलो आगे, आगे देखो ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में भी तुम्हें आंसर निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम टेंशन निकालना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है, ये दोनों रह गया था। ठीक है, और भी कुछ कुछ है जो स्टैंडर्ड है वो भी मैं धीमे धीमे फ्रिक्शन के साथ कॉल अप करके करा दूंगा। जैसे कि इसमें देखोगे तो ये ऊपर टेंशन लगा रहा होगा। ठीक है, और इसके लिए अगर तुम देखोगे तो 500 न्यूटन नीचे लग रहा होगा और ये इधर पे एक नॉर्मल भी लग रहा होगा। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं लिख सकता हूं, ऊपर का फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ठीक है, ये सिंपल एक इक्वेशन आ गया। अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें इस ब्लॉक के लिए देखना है। देखो ये टेंशन इधर जाएगा और इस पुले के लिए ऊपर जाएगा और इस पुली के लिए इधर ऊपर दिखेगा और इस पुली के लिए तुम्हें नीचे दिखेगा और घुमा फिरा के इस पुली के लिए इधर दिखेगा और इधर दिखेगा। और ये टी तो इधर पे आ जाएगा 2t। आई होप ये सब तुम्हें आता है। ठीक है, तो 2t आ जाएगा ना, 2t और t 3t आ जाएगा। मतलब 100 kg वाला अगर तुम देखोगे ना, नीचे तो 1000 लग रहा होगा उसका। ठीक है, और ऊपर अगर देखोगे ना एक साइड से 3t लग रहा होगा। और क्योंकि ये इंसान इसके ऊपर है तो ये एक उसको नॉर्मल देगा, उसने उसको नॉर्मल n दिया तो ये भी उसको नॉर्मल n देगा। क्योंकि ये भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिख सकता हूं 1000 शुड बी इक्वल टू 1000 प्लस n, 1000 प्लस n शुड बी इक्वल टू 1000 प्लस n शुड बी इक्वल टू 3t। बस हो गया, दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिया। और तुम्हारे पास अभी क्या आ जाएगा, हमें तो n तो नहीं चाहिए तो n का वैल्यू इधर पे पुट कर दो, बस हो गया। ठीक है, n का वैल्यू इधर से पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1000 प्लस n का वैल्यू इधर से पुट कर दो, n का वैल्यू आ जाएगा 500 माइनस t आ जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t। तो 1000 प्लस ये 1500 माइनस t इक्वल टू 3t। तो ये आ जाएगा 1500 इक्वल टू 4t। तो ये t आ जाएगा, ये 1500 बाई 4 दैट विल बी 750 न्यूटन। नहीं 4 से है ना, 750 से भी आधा आ जाएगा 325 न्यूटन, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, सिंपल है, जो आगे कराना चाहिए था अभी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है बट इसका ही क्वेश्चन देखो, इसका ही क्वेश्चन इसमें फ्रिक्शन है। ठीक है, इसका ही क्वेश्चन इसमें फ्रिक्शन है और ये तो आसान सा क्वेश्चन है और ये भी करना था हमें आज। ठीक है, ये कर लेते और बाकी दो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, देखो ए मैन स्टैंड ऑन ए बोर्ड प्लेस्ड ऑन द फ्लोर एंड पुल्स ऑन अ रोप passing over a pulley. The friction passing over a pulley. The friction coefficient between the board and the floor is mu. अच्छा, जब बोर्ड है और एक फ्लोर है। ओके, what is the maximum force the man can apply on the rope so that board just does not slip? ओके, इधर पे देख लो पहले कि एक मैन है जो एक बोर्ड
के ऊपर देखो, ये ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक मैन है जो कि एक बोट के ऊपर है, तो ये बोट के ऊपर एक मैन है। पुल अ रोप, ठीक है, इधर पे टेंशन टी लगा के ये पुल कर रहा है, मतलब इसके एफबीडी में अगर देखोगे तो इधर आएगा टेंशन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द बोर्ड, मतलब ये जो फ्लोर है, देखना समझना इधर पे बात है कि ये फ्लोर और इसके बीच का म्यू दिया हुआ है, ये म्यू, और ये इंसान इधर पे है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन मैन अप्लाई ऑन द रोप सो दैट बोर्ड जस्ट डज नॉट स्लिप। ओके, ये बोर्ड है, ये तुम्हारा बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ये है। तो सबसे पहले मैन का एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मैन क्या कर रहा है बोलो, इस मैन इस बोर्ड के ऊपर है, मैन इस बोर्ड के ऊपर है। तो बोर्ड के ऊपर अगर मैन है तो ऊपर की तरफ तो टेंशन लगा रहा है, और नीचे की तरफ इसका जो मास है दैट इज mg, देख लो उसका मास दिया हुआ है कैपिटल M, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है। और कुछ हो रहा है क्या? यस, बोर्ड के ऊपर है ना, बोर्ड के ऊपर है ना, तो बोर्ड के ऊपर होने से बोर्ड इसको एक नॉर्मल लगा रहा होगा, बोर्ड इसको एक नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है, बोर्ड उसको एक नॉर्मल लगा रहा होगा। और कुछ उसका mg आ गया, नॉर्मल आ गया, टेंशन आ गया, और कुछ नहीं है। और क्योंकि इस जगह पे तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो मतलब ऊपर का जो फोर्स है शुड बी इक्वल टू नीचे का जो फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए। ये हमें एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अभी बोर्ड का चलो बनाते हैं, बोर्ड का बनाओ। ये हो गया तुम्हारा बोर्ड। बोर्ड का अगर देखोगे ना तो ये इंसान इसके ऊपर था, तो इंसान इसको एक नॉर्मल देगा, जो बोर्ड ने इसको नॉर्मल दिया था एन, तो इंसान भी इसको एन ही देगा। और बोर्ड इस फ्लोर पे है तो फ्लोर भी इसको एक नॉर्मल देगा जिसका नाम है एन डैश, जिसका नाम है एन डैश, ये फ्लोर ने दिया एन डैश। और बोर्ड का भी एक मास है, देखो इधर पे स्मॉल एम लिखा हुआ है, इधर जितना मुझे दिखाई दे रहा है, तो स्मॉल एम जी नीचे की तरफ लगेगा। समझ आ गया? और बोर्ड में अगर देखोगे ना, यही टेंशन इधर जाएगा, यही टेंशन इधर जाएगा, यही टेंशन इधर आएगा, यही टेंशन इधर जाएगा, यही टेंशन इधर आके बोर्ड को देखो खींचेगा, मतलब तुम इधर खींचोगे तो बोर्ड आगे जाना चाहेगा, बोर्ड आगे जाना चाहेगा, बट बोर्ड और फ्लोर के बीच में एक फ्रिक्शन है जिसके वजह से इधर पे कितना मैक्सिमम लगाओ, ये टी को कितना मैक्सिमम लगाओ ताकि ये अभी भी रुका हुआ हो, मतलब इधर पे पूरा मैक्सिमम वाला जब लगाओगे तभी तो होगा, इधर टी मैक्सिमम लगा दो तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, तभी क्या होगा, तुम्हारा बोर्ड मूव नहीं करेगा। समझ आ गया? तो मतलब ये जो है ये तो हॉराइजेंटल वाला है, ये हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इसका फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम जो है ना वो कौन सा नॉर्मल के लिए लगेगा? देखो ये बोर्ड इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, तो इस बोर्ड में जो फ्रिक्शन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा नॉर्मल के लिए लगेगा? तो आंसर इज ये जो नॉर्मल है ना इसके वजह से लगेगा। ये तुम्हें याद रखना है कि ये जो एफ एस मैक्स अगर कभी भी तुम्हें लिखना है तो अब तुम म्यू इंटू एन के जगह में एन डैश लिखना पड़ेगा, ये एन मत लिख देना। ये इधर इधर फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं हुआ है, इधर पे नो फ्रिक्शन, इधर पे तो कोई फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं किया, इधर पे नो फ्रिक्शन, तो वो एन तो लगना ही नहीं है। पहली बात, फ्रिक्शन तो कहाँ पे है? इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो इधर पे जब फ्रिक्शन निकालोगे तो नॉर्मल भी इसी का लेना पड़ेगा, नॉर्मल भी ये इधर पे फ्रिक्शन निकाल रहे तो नॉर्मल भी इस फ्लोर का ही लेना पड़ेगा। फ्रिक्शन निकालने के टाइम नॉर्मल उस फ्लोर का ही लेना पड़ेगा जिस फ्लोर पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, समझ आ गया इतना बात? अच्छा, अभी तो ये तो पूरा हॉराइजेंटली ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल वाला इक्वेशन को लिख लेते चलो। ऊपर अगर तुम देखोगे तो एन डैश लग रहा है, और नीचे अगर तुम देखोगे एन प्लस एम जी लग रहा है, एन प्लस एम जी लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो टेंशन टी हमें मैक्सिमम चाहिए, और टी तब मैक्सिमम होगा जब एफ एस मैक्सिमम में लगाऊंगा, ठीक है। और एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा तुम्हारा म्यू, इधर पे म्यू दिया है इसलिए म्यू लिख रहा हूं, या तो म्यू एस भी लिख सकते हो, म्यू इंटू एन, कौन सा वाला? डैश वाला। तो एन डैश के जगह में तुम एन प्लस एम जी रख सकते हो, एन डैश के जगह में क्या रख सकते हो तुम? एन प्लस एम जी रख सकते हो, बट ये एन तो अननोन है, तो ये एन के जगह में तुम वैल्यू इधर से लाके बिठा सकते हो, दैट इज एन के जगह में इधर से वैल्यू ला सकते हो, दैट इज एम जी, ये एम जी आएगा और माइनस इधर से टी आ जाएगा, एम जी माइनस टी रख सकते, एम जी माइनस टी रख सकते हो, टी मतलब कौन सा? टी मैक्स, टी मैक्स रख सकते हो, प्लस क्या हो जाएगा? सही है क्या? गलत लिख रहा हूँ? हाँ, इधर पे ये कैपिटल है मेरे, ये कैपिटल है मैं,
ये जो एन में जो लिखा है ना, ये कैपिटल एम है, मतलब मास का मैन का मास कैपिटल एम दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर से हमें अभी क्या करना पड़ेगा, म्यू एम जी माइनस म्यू टी मैक्स प्लस एम जी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। म्यू तो सबके साथ लगा हुआ है क्या? हाँ, सबके साथ लगा हुआ है, म्यू सबके साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी म्यू आएगा, तो इसके साथ भी म्यू आएगा। ठीक है, अब बस हो जाएगा। अब देखो इधर पे टी मैक्स हमें मिल गया है, 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 और इधर पे भी टी मैक्स है ना, इसको इधर लाओ, टी मैक्स को कॉमन ले लो, 1 प्लस म्यू आ जाएगा, 1 प्लस म्यू आ जाएगा। इधर देख लेना, इधर अभी म्यू को कॉमन ले सकते हो, अभी म्यू को कॉमन ले लो इधर, और जी को भी कॉमन ले लो, म्यू जी कॉमन ले लो, तो एम प्लस कैपिटल एम दिखेगा तुम्हें इधर पे। सब कुछ सही अगर कर रहा हो देख लो, सब कुछ सही हो रहा है। और हमें अगर टी मैक्स चाहिए तो टी मैक्स आ जाएगा म्यू जी कॉमन, एम प्लस एम आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 1 प्लस म्यू आ गया। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन लेना, बट कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें इधर पे सिखा दिया। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट मैंने इधर से सिखा दिया। ठीक है, और वो 2 क्वेश्चन रह गया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। तो तुम्हें पूरा इधर तक देख के नोट करके खुद से सॉल्व करना ही है। ठीक है, फ्रिक्शन मैंने बोला था कि खुद से अगर ट्राई नहीं करोगे तो होगा नहीं। ठीक है, एक्चुअली कुछ भी टॉपिक खुद से अगर ट्राई नहीं करोगे होगा नहीं। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से अभी पूरा, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो आराम से तुम फ्रिक्शन को ख़त्म करो मेरे साथ साथ, पूरा एडवांस लेवल की कॉन्टेक्ट तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ के ख़त्म। अभी देखो नीट के लिए हो चुका। ठीक है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम आएगा आगे, ब्लॉक ऑन ब्लॉक उनको अगर नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा नीट के लिए। ठीक है, शायद 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक आया है, हाँ 1 या 2 ही क्वेश्चन आया है। तो इतना बार अगर तुम देखोगे, अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाना है तो ही ब्लॉक ऑन ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो हम लोग तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक पढ़ेंगे जेई और जेई एडवांस के लिए, और नीट के लिए मैं बोलूँगा 1-2 क्वेश्चन देख लेना ब्लॉक ऑन ब्लॉक का। और अभी तक मैंने जितना करवाया उतना से आई होप तुम्हारा क्या हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है PYQs वगैरह या तो तुम्हारा नीट का जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसका हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।